हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, जिसके हेल्प से हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा, जिन सभी फॉर्मूले को मैं आज इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहे। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसका हमने अभी आंसर नहीं लिखा है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। देखिए, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे फॉर्मूले आपने 10th में कहीं ना कहीं देखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में, हमने क्या बात किया था कि आपने 10th में जहां पढ़ाई को छोड़ा था, आज मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं और अपन वहीं से स्टार्ट करके 11th 12th की जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 10th में भले ही जो भी पढ़ा था, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा। तो आज मैं फिर से उन्हीं सब चीजों को दोबारा यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जिसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सारे एक तरह से याद करने वाला ही है। इसमें आपको मैं समझा नहीं सकता कुछ भी, आपको फाइनली इसको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला को हम सीधा याद रखते हैं। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं केवल याद ही रखना है, इसको आपको बोल सकता हूँ याद रखना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उस फॉर्मूले को हम इन्हीं सभी फॉर्मूले के हेल्प से डिराइव करने वाले हैं। इसीलिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि मैं इसके बाद जो फॉर्मूले आपको देने वाला हूं वो इन्हीं सारी फॉर्मूले के हेल्प से मैं डिराइव करने वाला हूं, जिसका यूज मैक्सिमम टाइम पे होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस वाले फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, आखिर होता क्या है, ताकि आप भी फटाफट इसको क्या करें, याद कर ले। ठीक है, तो चलिए आप साथ में बताइए। साइन ए प्लस बी आपने 10th में पढ़ा होगा। क्या होता है साइन ए प्लस बी? तो आपने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए वैसे ही हम फटाफट यहाँ पे लिख डालते हैं। तो यानी साइन ए प्लस बी जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको क्या बोलते हैं? साइन ए कॉस बी। क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक बार ए साइन के साथ जा रहा है, एक बार कॉस के साथ जा रहा है। यानी आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपको रट जाना है। अब सिर्फ इसी की तरह इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बस यहाँ क्या करना है, जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, इसका मतलब इधर जहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी साइन ए माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, ये सारी फॉर्मूले भले ही बोलने में बच्चों की तरह लगता है कि यार साइन ए प्लस बी क्या होता है, लेकिन विश्वास मानिए आगे ये सभी फॉर्मूले बहुत यूज होता है। और इसके बाद जो हम फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं उसमें भी कुछ यही फॉर्मूले यूज होने वाला है। इसीलिए ये फॉर्मूले आपको तो याद कर ही लेना चाहिए, भले ही वो बच्चे या जैसा भी हो, बस आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है। अब आपको याद करने के लिए जरूरत पड़ेगा और अब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, याद है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है ना। बस आपको अब याद होना चाहिए, आज के बाद आपको याद रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि cos a प्लस बी का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी लिखा हुआ है, तो आपको माइंड में ये आ रहा होगा कुछ ऐसे ही लिख देते हैं। तो वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि आपको याद रखना है। यानी cos a प्लस बी को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos a cos b माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक साथ cos b दोनों एक साथ आया है और साइन भी एक साथ आया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया। यानी cos a प्लस बी में क्या होता है, जब यहाँ माइनस यानी प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे कि यहाँ माइनस है तो इस वाले में क्या आना चाहिए? प्लस। यानी इसको भी चलिए हम साथ में लिख ही लेते हैं। cos a माइनस बी क्या आ जाएगा? तो पहले आप cos के टर्म वाला लिख दीजिए, यानी cos a cos b। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना है? प्लस साइन ए साइन बी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसमें देखिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ये सीधा याद कर लेना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से चलिए 10a प्लस बी को भी लिख देते हैं। तो यहां से अगर याद होगा तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। तो 10a 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये बात समझ में आया? ये होता है 10a प्लस बी का। उसी तरह से आप यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो 10a माइनस बी का भी लिख सकते हैं, ऐसा ही होगा। बस जहां प्लस था, अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, तो उसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस तो यहाँ पे 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से साथ में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं।
यानी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, अरे साथ में बोलिए भाई, मैं केवल नहीं बोल रहा हूं, आपको भी बोलना है। साइन ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से कॉस ए प्लस बी को चलिए दोहराइए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस बोलना है। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, कॉस ए कॉस बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आना चाहिए, कॉस वाले में प्लस, यानी कॉस ए माइनस बी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्योंकि यहाँ माइनस रहता है तो प्लस आता है और जब प्लस होता है तो माइनस आता है। ये कॉस की बात कर रहा हूँ, ये बात समझ में आया। बाकी साइन में और टेन में आप देख सकते हैं प्लस है तो पहले प्लस आया है, ठीक है। बस उल्टा किस में हो रहा है, कॉस में हो रहा है। उसी तरह से चलिए टेन ए प्लस बी को भी बोल देते हैं। तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। उसी तरह से देखिए यहाँ पे टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या यहाँ क्लियर है आपको? तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं पिछले फॉर्मूले के हेल्प से कि साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होने वाला है। अब देखिए साइन 2 थीटा का आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा जब आगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या उसके अलावा कोई भी। प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 2 थीटा वाला टर्म ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जब आप आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। ये जो डबल एंगल, इसको हम डबल एंगल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है। ये बात समझ में आया? तो जब साइन 2 थीटा होगा तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा ये हमें डिराइव करना है। अब डेरिवेशन कहाँ से करेंगे, तो जो हमें मालूम है, डेरिवेशन हमेशा वहीं से हम लोग करते हैं ना, जो हमें मालूम होता है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम फाइनली रिजल्ट तक ले जाते हैं। तो इसे हमें डिराइव करना है, साइन 2 थीटा को क्या लिखें जो कि हमने अभी पढ़ा था उसके हेल्प से। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साइन में हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी कुछ होता है। चलिए फटाफट बताइए, अरे बताइए भाई क्या लिखा था अभी साइन ए प्लस बी का कुछ फॉर्मूला लिखा था। तो क्या लिखा था, साइन ए इंटू, हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोलिए, आगे कॉस ए इंटू साइन बी। क्या यही हमने लिखा था या नहीं लिखा था? अभी साइन ए प्लस बी का लिखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा भी सोचिए। वैसे देखिए जब तक आप फिजिक्स में सोचेंगे नहीं तब तक आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल हम उम्मीद नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सोचने की आदत डालिए कि यहाँ देखिए, वैसे अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको मैथ में तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा, इसलिए आप फिजिक्स में भी अभी से सोचना स्टार्ट करिए। तो यहाँ देखिए क्या हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना होता है हमारा टारगेट वो होना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन आप अगर सोल्व करते हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है ये हमें क्वेश्चन में बताया गया होता है, कुछ चीज़ें दे करके। हमें कहाँ तक जाना है, यानी वो हमें क्या फाइंड करना है वो भी हमें बता चुका होता है। तो हमें जाना कहाँ से है और हमें जाना कहाँ पर है ये हमें मालूम होता है हर एक क्वेश्चन का, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। बस हमें बीच का पाथ ढूंढना होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है तो हमें किस पाथ को फॉलो करना होगा, जिसको हम अच्छे खासे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टेप्स, कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। ये बात समझ में आया? तो स्टेप का मतलब यहाँ पे पाथ ही है कि हमें जो फाइंड करना है और जो हमें जहाँ से फाइंड करना है, जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है वहाँ से यहाँ तक आना है तो हमें किस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? वही स्टेप होता है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, फाइनल पॉइंट पता होता है, बस हमें बीच का रास्ता ढूंढना होता है। तो यहाँ देखिए हमें जाना कहाँ है, साइन 2 थीटा के पास, यानी हमें साइन 2 थीटा फाइंड करना है। हमें स्टार्ट करना कहाँ से है वो हमने यहाँ से सोचा, क्योंकि यहाँ साइन था तो हमने साइन से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख डाले जो हमें मालूम था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए 2 थीटा, यानी यहाँ जो a प्लस बी लिखा हुआ है ये हमें 2 थीटा चाहिए। तो इसको 2 थीटा बनाने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल्स टू बी बोल देता हूँ और ये इसको मैं थीटा से हटा देता हूँ। मैंने अभी क्या बोला, हमें चाहिए यहाँ पे 2 थीटा। तो 2 थीटा कब होगा, जब a और b इक्वल हो जाए और उसको थीटा के मैंने इक्वल कर दिया। तो चलिए इस दोनों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखने के जस्ट बाद क्या बनेगा, a को भी थीटा रखा, b को भी थीटा रखा, तो थीटा प्लस थीटा हो गया। क्या ये 2 थीटा बन जाएगा जो हमें चाहिए था? समझ में आया कि नहीं? इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ ए बी लिखा है वहाँ क्या लिखना है, थीटा, क्योंकि हमने ए बी को थीटा से एलिमिनेट किया है। तो साइन ए थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अरे आया या नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों सेम नहीं है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बना, जरा ध्यान से देखिए कि साइन 2 थीटा जो बना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात आपको चमका?
क्या ये बात आपको समझ में आया कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। यानी जहां पे भी आपको साइन 2 थीटा दिखे उसको आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, या इसी का उल्टा भी मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ दिख रहा है तो इस सभी को मिला के आप सिंपल उसको साइन 2 थीटा से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको समझ में बात आया कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? साइन 2 थीटा से। यहां तक क्लियर है? तो ये आपको याद ही होना चाहिए। ये स्टेप भले ही आपको मालूम ना हो कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, अगर मालूम होगा तो और भी बेहतर होगा कि हम फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो हम डिराइव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन आपको ये याद होना ही चाहिए, ऐसा नौबत बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आपको डेरिवेशन करना पड़ रहा है। आपको याद ही होना चाहिए कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी जहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा रहेगा उसको मैं सिंपली साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है क्या आपको? तो इस वाले फॉर्मूले को आप नोट करिए। इसके बाद हम डिराइव करने वाले हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसको मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं। अब देखिए आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट था, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, साइन 2 थीटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि उसमें एक फॉर्मूले नहीं है, 2-3 फॉर्मूले हैं और वो सारे फॉर्मूले एक पे एक है, यानी एक से एक यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे साइन 2 थीटा का बहुत जगह यूज होता हुआ आगे दिखाई देगा, और cos 2 थीटा जो कि अभी हम डिराइव करने वाले हैं वो तो आपको बहुत ही जगह यूज करने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे वहां पे साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा इस दोनों का यूज बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से होने वाला है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए। ठीक है कि यहाँ पे साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं उसको भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब चलिए देखते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा और इसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे। अब देखिए अभी हम लोगों ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या हम उसी तरह से cos 2 थीटा को भी डिराइव कर सकते हैं क्या? तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है? cos 2 थीटा। तो यहां से जैसे ही cos 2 थीटा दिख रहा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो हिंट लग रहा है कि हमें जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले साइन a प्लस बी cos a प्लस बी याद किया था, हमें यहाँ cos दे करके यही हिंट दे रहा है कि जो cos a प्लस बी या साइन a प्लस बी हमने याद किया था उसी में से किसी एक फॉर्मूले के बारे में सोचो जहां से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो अभी जैसे हमने साइन 2 थीटा को हमने क्या लिखा था? साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ए बी को इक्वल किया था और वहां पे उसको थीटा से रिप्लेस कर दिया था। क्या उसी तरह से हम यहाँ पे cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले को कुछ कर सकते हैं क्या? यानी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले को छेड़ने वाले हैं। छेड़ने का मतलब समझ में आ रहा है ना? इसमें थोड़ा बहुत हम चेंजेस करने वाले हैं, वो गलत मतलब मत समझिएगा। तो यहाँ cos a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? अभी अभी याद किया था। अरे बोलिए भाई क्या याद किया था? cos a cos b प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन a साइन b। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब हमें क्या करना है? सिंपली यहाँ पे a और b को इक्वल लेना है और इसको थीटा से रिप्लेस कर देना है। अब जहां जहां a b है वहां किसको लिखना है? थीटा को। तो यहां से मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा लिख सकता हूं सिंपली। यहां से भी a और b को किससे रिप्लेस करना है? थीटा से। तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझा? क्या ये बात आपको चमक रहा है? क्या हमने लिखा? बिल्कुल चमकना चाहिए। तो यहां से बताइए कि cos 2 थीटा जो कि हमें फाइंड करना था वो किसके इक्वल आया? cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो जो पहला फॉर्मूला निकला cos 2 थीटा का वो यही निकला कि cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी हमें याद रखना है। तो इससे पहले हमने क्या बोला याद रखना है? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए यहां तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला निकला जो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हमने क्या बात किया था? इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। हमने क्या बात किया था कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2-3 फॉर्मूला होता है, जिसमें से एक फॉर्मूला हमने अभी देख लिया जो कि क्या था? cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला आया। ठीक है, अब देखिए आपने 10th में एक चीज पढ़ा होगा जो कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। क्या ये चीज आपने पढ़ा था 10th में? बिल्कुल पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है।
क्या मैं इस फॉर्मूले में क्या साइन स्क्वायर थीटा को यहां से कॉस स्क्वायर के फॉर्म में रिप्लेस किया जा सकता है? तो चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा कन्वर्जन करता हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो आया वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। कैसे? तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गया। अब इस वाले वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रख देता हूं। तो यहां से बताइए कॉस 2 थीटा क्या बनेगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस 2 थीटा जो बना वो बना कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज रहने देना है। और जहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा था वहां पे हमें किससे रिप्लेस करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो यहां पे हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको सोल्व करिए, तो यहां से बना कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा। यानी यहां से जो दूसरा फॉर्मूला निकला कॉस 2 थीटा का, वो क्या निकला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जो हमने पहला फॉर्मूला अभी कॉस 2 थीटा का डिराइव किया था, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया था, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इसके बाद जो हम डिराइव करेंगे वो वाली, यानी कॉस 2 थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला आया वो क्या आया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये बात समझ में आया? तो ये बताइए, अगर आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हटाना हो, ये समझ में आ रहा है क्या हटाना हो? तो जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां पे आपको इसका यूज समझ में आएगा। बस थोड़ा समय इधर उधर कर देता हूं, अभी इसको रटना नहीं है आपको, बस आपको यहां तक रटना है कि cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हमने पहले लिखा हुआ है। फिर आपको दूसरा ये याद रखना है कि cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्या ये बात समझ में आया? अब इसी का यूज करके बताइए, 1 को इधर ले आते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी यहां से आया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहां से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा अगर चाहिए होगा तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आया? तो ये आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमें अगर cos स्क्वायर थीटा की कहीं जरूरत पड़ता है तो मैं उसको 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूं, अभी मैंने क्या किया था, इस वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हमने रिप्लेस किया था। क्या हम इसी तरह से इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं? तो अब मैं वही करने वाला हूं, यानी जो फॉर्मूला यहाँ पे कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है उसी को मैं अब साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अभी तक हमने देखा cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा आया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया? तो इसको नोट करिए, फिर दूसरा हम साइन स्क्वायर थीटा वाले भी फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बात किया था कि अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो कॉस स्क्वायर के टर्म में डिराइव किया था, उसी को अब मैं क्या करने वाला हूं, साइन के फॉर्म में डिराइव करने वाला हूं। यानी यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है cos 2 थीटा, जो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा को इस वाले इक्वेशन के हेल्प से साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां से बताइए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस इसको इधर लेके जाइए तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही बनेगा या नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस cos स्क्वायर थीटा को यहां पे रख देता हूं। तो यहां से क्या बनेगा, ऊपर से cos 2 थीटा जो कि यहां पे लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, इस cos स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बात समझ में आया? अब बताइए यहाँ से जो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला निकला, दूसरा क्या, तीसरा फॉर्मूला, वो क्या निकला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये तीसरा फॉर्मूला निकला? तो जैसा कि हमने बात किया था कि cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, चलिए मैं सभी को एक साथ भी लिख देता हूं, और उससे पहले चलिए मैं कुछ यहां से फाइंड कर लेता हूं। ये बताइए, यहां से अगर मुझे फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, cos 2 थीटा को उधर ले जाता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर, यानी यहां से अगर मैं फाइंड करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो बनेगा वो 1 माइनस cos 2 थीटा बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से बताइए साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे कभी जरूरत पड़ता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, बस ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे कभी साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ता है तो उसको मैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। और वो मैंने कहां से लिखा, तो इस वाले फॉर्मूले से। समझ में आया? अब इसका यूज होगा कहां, तो जब हम आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे इस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो अभी हमने लिखा था पीछे, उस दोनों का यूज काफी ज्यादा होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होगा।
समझ में आया? तो इसीलिए बस आप इसको आपको जो याद रखना है वो ये वाले फॉर्मूला है। चलिए आपको जो याद रखना है उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। cos 2 थीटा, इसको मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर इसी को हमने क्या लिखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ से जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया वो 3 फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। आपको तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और इसी को साइन स्क्वायर के फॉर्म में बात करें तो इसमें हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए चलिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें होती है उसको मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया था उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। बस आपको आंख बंद करके सीधा रट जाना होगा फॉर्मूले को, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा तभी आगे जब काम आएगी फॉर्मूले तो वहाँ पे आप इसका यूज कर पाइएगा। भले ही आपको डेरिवेशन आता हो, लेकिन अगर फॉर्मूला ही कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ये होता क्या है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी बात नहीं किया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझने वाला था। हमने जो भी फॉर्मूला अभी लिखा है वो बस आपको रट जाना है। समझ में आया कि नहीं? बस उसमें आपको बस याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जो समझने वाला है वो मैं अब समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताइए, जब यहाँ एंगल डबल था तो क्या ये डबल एंगल इसमें सिंगल एंगल में नहीं कन्वर्ट हो गया? जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ cos 2 थीटा था तो यहाँ देखिए सिंगल थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए फिर से यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट हो गया। सभी जगह थीटा दिख रहा है आपको। यानी अगर जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे थीटा रखता तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता? क्या मैं थीटा बाई 2 नहीं लिखता? जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से मैंने अभी क्या बोला, यहाँ 2 थीटा लिखा है तो यहाँ सब जगह थीटा लिखा है, तो क्या यहाँ पे थीटा लिखता तो उसका आधा नहीं कर देते? जैसे 2 थीटा का हाफ ही तो होगा थीटा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में, जहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना होगा कि आखिर कोसाइन रूल और साइन रूल हम यूज कब करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको सिंगल एक लाइन में बताना चाहूँ तो साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों के दोनों हम किसी न किसी ट्रायंगल में लगाने वाले हैं। यानी इसके हेल्प से या तो हम एंगल को कैलकुलेट करने वाले हैं या हम किसी साइड को कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आया? तो मैंने अभी क्या बताया कि साइन रूल और कोसाइन रूल हम किसी ट्रायंगल के लिए यूज करने वाले हैं जहां पे हम ट्रायंगल का साइड या तो उसका हम कोई एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं। ये बात समझ में आया? तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल का नाम नहीं लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला। वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। क्या समझ में आया आपको? तो यहाँ पे चलिए मैं किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, रेंडम टाइप का हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। समझ में आया? और ए वाला जो एंगल है इसको मैं कुछ अल्फा बोल देता हूँ, बी वाले एंगल को बीटा बोल देता हूँ और सी वाले एंगल को गामा बोल देता हूँ। और एक चीज मैं और बोल देता हूँ यहाँ पे कि ए वाले जो साइड है, जो ए वाले कॉर्नर है, सॉरी जो ए वाले कॉर्नर है उसके जो सामने वाला साइड है उसका जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। ये लेंथ यहाँ से यानी BC का जो लेंथ है वो A है। जो AB का लेंथ है वो देखिए C के सामने वाला साइड है तो इसको मैं C बोल देता हूँ, B के सामने वाला साइड है उसको मैं B बोल देता हूँ। ये समझ में आया? हमने ए वाले एंगल को अल्फा बीटा और इस तरह से गामा लिया, और जो ए के सामने वाला साइड है उसको मैंने ए लेंथ का बोल दिया, जो बी के सामने वाला साइड है उसका लेंथ बी ले लिया, और जो सी है उसके सामने वाला जो साइड है उसको हमने सी लेंथ ले लिया। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब साइन रूल इसी अल्फा बीटा गामा और ए बी सी में रिलेशन को बताता है कि इसके आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बस हमें वही रिलेशन याद रखना है, जब जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं इसका यूज करके बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम उस रिलेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन रूल क्या कहता है कि जो साइन अल्फा होता है, यानी इस एंगल को आप लिख रहे हैं तो उसके सामने वाले साइड से इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए, ये किसके इक्वल होगा? तो उसी तरह यहां से आप साइन बीटा कर दीजिए, डिवाइडेड बाई इस बीटा के सामने वाला जो साइड है उससे डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से आप समझ चुके होंगे आप अगला स्टेप क्या करना है। तो साइन गामा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन गामा डिवाइडेड बाय जो गामा एंगल के सामने वाला साइड है जो कि सी है लेंथ, उसके इक्वल कर दीजिए। इसी को बोलते हैं हम लोग साइन रूल।
क्या ये बात समझ में आया? अब इसमें बताइए, अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया हो और ए बी में से दोनों कुछ दिया हो तो क्या हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं? इसी तरह से हमें कुछ साइड वगैरह दिया हो और कोई भी एंगल पूछा जाएगा तो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। यानी साइन रूल लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो आप साइन अल्फा लिख रहे हैं तो उसके सामने वाले साइड से डिवाइड कर दीजिए, वो इक्वल होगा यहाँ जो एंगल होगा उसका साइन बीटा डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला साइड से डिवाइड कीजिए। उसी तरह से यहाँ जो भी एंगल है उसको साइन, जैसे गामा है तो साइन गामा डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, तो इसके सामने वाले जो साइड है उसके लेंथ से। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। चलिए इसी तरह से हम समझ लेते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। तो हमने अभी अभी बताया था कि ये साइन रूल और कोसाइन रूल जो होता है हम किसी ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। हमने अभी बोला किसी ट्रायंगल के लिए, यानी कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल हमने नहीं नाम लिया यहाँ पे कि राइट एंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही यूज होगा, नहीं, ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कोसाइन रूल में हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो देखिए ये ए बी है और यहाँ से बी सी है। सपोज करिए ये बी से जो सी जा रहा है, ये जो साइड है इसका डायरेक्शन मैं ये ले लेता हूँ, और सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये है इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, सपोज करिए हमें कुछ गिवन है, ये ए गिवन है और ये बी गिवन है और इसके बी का एंगल जो है बीच का थीटा है। यानी हमें जो कोसाइन रूल में याद रखना होता है वो ये याद रखना होता है, हमें मालूम क्या होना चाहिए, दो साइड मालूम होना चाहिए और उसके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बी मालूम है और ये थीटा जो है वो तीसरे वाली यहाँ कुछ एंगल है। तो अगर मान लीजिए दो साइड मालूम है और उसके बीच का अगर आपको एंगल भी मालूम है तो फिर ए बी और थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना होता है। तो देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये जो साइड है ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ कि सी है। अब देखिए हमने यहाँ पे सी वाले साइड को सामने वाला लिया तो बस हमने समझने के लिए लिया था, बाकी साइड तो कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये सी वाला साइड है। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? तो हमें क्या करना है, इसी सी को कैलकुलेट करना है। जो हमें थीटा गिवन है उसके सामने वाले साइड को कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है तो वो हमें ध्यान से देखना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये होता है कोसाइन रूल जो हमें याद रखना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी कोसाइन रूल से भी हम क्या किए हैं अभी तक, देखिए यहाँ ध्यान से हमने क्या किया है कि थर्ड साइड जो हमें मालूम नहीं था उसको हमने कैलकुलेट किया है कोसाइन रूल के हेल्प से। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हमें कोसाइन रूल में जो ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि हमें दो साइड मालूम होना चाहिए और हमें दोनों साइड के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड हमें मालूम था और इसके हमें बीच का एंगल मालूम था, तो हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और कोसाइन रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या आपको साइन रूल और कोसाइन रूल समझ में आया? क्या आप दोनों को लिख सकते हैं आसानी से? तो ये बस आप थोड़ा का आइडिया होना चाहिए, जब यूज होगा तो वहाँ पे हम इसका यूज अच्छे तरीके से करके बता देंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आपको बस इसको अभी के लिए याद रखना है, जब हम आगे यूज करेंगे वहाँ पे फिर से जब हम इसको लिखेंगे तो वहाँ और भी अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो बस बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि साइन रूल और कोसाइन रूल कहता क्या है और किस तरह से हम इसमें कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे देखिए अगर मैं कोसाइन रूल में कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पे मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि आपको थोड़ा बहुत मालूम है, जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये बताइए क्या आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? तो आप फटाक से बता देंगे। यानी जो हाइपोटेनस होता है वो अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब वो आया कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या एक साइड जो होगा, अगर मैं इसको ए बी सी बोलूं तो जो बी वाला एंगल होगा क्या वो 90 डिग्री होगा? यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये जो बेस है, चलिए मैं बेस को बी बोल देता हूं और जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है उसको ए बोल देता हूं और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है उसको मैं सी बोल देता हूं, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या दो साइड मालूम है जिसको मैं बेस और परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। क्या मुझे दोनों साइड के बीच का एंगल मालूम है? तो क्या मैं इसके सामने वाले थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या आपको समझ में आया? यानी आपको दो साइड मालूम होना चाहिए और दोनों साइड के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए, तो आप थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं इस कोसाइन रूल के हेल्प से। तो चलिए इसी वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये बताइए यहाँ पे थीटा क्या हो गया? क्या मैं थीटा को 90 डिग्री बोल सकता हूँ? तो इस वाले फॉर्मूले से कि सी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो गया। समझ में आया? और कॉस 90 डिग्री आपको मालूम होगा 0 होता है।
अब देखिए, अगर आपको cos 90 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम अभी क्या करेंगे, अभी इस वीडियो के बाद एक आपको टेबल मिलेगा इसी वीडियो के लास्ट में, जिसको आपको लर्न कर लेना है, यानी उसको आप क्लास नोट्स में ही लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप क्लास नोट्स रिवाइज करिएगा उस चीज़ को आपके आंखों के सामने से वो गुजरता रहेगा। क्योंकि हमें साइन, कॉस और टेन जो भी होता है उसका 0, 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यू, हमें सारे एंगल पे वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आगे सब जगह वो यूज़ तो होता ही है। तो इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए कि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये बताइए, ये 0 हुआ, आप टेंशन मत लीजिए, अभी उस टेबल को मैं दे देता हूं इस वीडियो के लास्ट में, आप उसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं पहले भी बोल रहा हूं, अभी तक आपको क्या आ रहा है, आपने कितना पहले पढ़ा है, क्या किया है, ये ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। जो सबसे ज़्यादा मैटर रखेगा वो करेगा, वो ये करेगा कि आज के बाद आप मेहनत कैसा कर रहे हैं। अब से पहले आप कैसा थे उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, है ना। अगर आप बहुत अच्छा है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आगे आने वाली चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा नहीं हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बस आपको मेहनत करने आना चाहिए कि कैसे हम मेहनत करें, जो भी हमें सीखना है, जो हमें नहीं आता है उसको हम कैसे अचीव करें, उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। ये बात समझ में आया। तो इसीलिए जब आप मेहनत करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको चीज़ें नहीं आए। भले ही अभी तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज के बाद वो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये बात समझ में आया। बस आपको मेहनत से नहीं भागना है, ठीक है। तो बस आप याद कर लीजिएगा, नहीं भी मालूम है कोई बात नहीं, अभी वीडियो के बाद में मिल जाएगा, वो आप रट लीजिएगा। तो यहाँ बताइए, ये तो हो गया 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो यहाँ से बताइए, जो c² बना, क्या वो a² प्लस b² बना, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बना कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ से जो अभी मैंने बताया था कि जो हाइपोटेनस है जो कि c है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या आपने 10th लेवल में यही पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो देखिए, कोसाइन रूल से क्या ये हमने प्रूफ कर दिया, समझ में आया। तो कोसाइन रूल और साइन रूल का यूज कुछ इसी तरीके से होता है। तो इस पे बेसिस पे हम बहुत सारा इसमें क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। जब इसका यूज होता है तो वहाँ पे हम इसकी बात कर लेंगे, वहाँ बहुत ही स्मूथली तरीके से वहाँ भी आप समझ जाएंगे, समझ में आया। बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या हमने सीखा है। तो देखिए, आज के लेक्चर में जो भी हमने सीखा है उसको मैं अगर समरी करके आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a प्लस बी, टेन, जो भी हमने अभी तक लिखा था सारे फॉर्मूले को आपको क्या करना है, लर्न करना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। जब सारे फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, उसके बाद आगे जब हम पढ़ने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए तब तक आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए, यानी सारी फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ में आया, ताकि आगे आने वाले टॉपिक में बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी हमने आज फॉर्मूला लिखा है वो सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ताकि जो भी डाउट आपसे थोड़ा बहुत बनता है या जो भी होता है आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला होगा वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि जितना आज मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। और इस वीडियो में अभी जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल आने वाला है जिसमें वैल्यूज़ कुछ होगी जो आपको याद करना है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आप उसका यूज कर सके। तो आप इसको अच्छे से लर्न करिए हर एक फॉर्मूले को। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।